प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे यूनानी नगर राज्यों की विशेषताएं। लेक्चर नंबर 14 है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वास्तव में इसका जो श्री गणेश होता है वह यूनानी चिंतन से ही होता है, और यूनानी चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो बेटा नगर राज्य है। अब आखिर इन नगर राज्यों की विशेषताएं क्या हैं, इनको समझना निहायत जरूरी है, क्योंकि आज का जो दौर है वो राष्ट्र राज्यों का दौर है। बेटा, यूनानी राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु नगर राज्य था। उसके बाद में मध्य युग में चिंतन का केंद्र बिंदु विश्व राज्य बन जाता है। फिर मैकियावली के समय में, जो कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक कहलाते हैं, मैकियावली, इन्होंने अपनी रचना द प्रिंस में स्टेट शब्द का प्रयोग किया। मतलब मैकियावली के समय से लेकर आज तक की हम चर्चा करें, 1469 में मैकियावली का जन्म हुआ था, तो ये राष्ट्र राज्य का दौर है। अब आगे की बात आती है तो आगे विश्व राज्य की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से राज्यों के विकास का क्रम है। अब इस क्रम को तभी समझेंगे जबकि हम नगर राज्यों की विशेषताओं को भी समझें, राष्ट्र राज्यों की विशेषताओं को भी समझें और विश्व राज्य की विशेषताओं को भी समझें। तो आज हम लेंगे नगर राज्यों की विशेषताएं, राष्ट्र राज्यों की विशेषताएं। जब हम अलग से मैकियावली को जब शुरू करेंगे तो वहां पर ये सब बातें आपको बता दी जाएंगी। चलिए बेटा, यूनानी नगर राज्यों की विशेषताएं, लेक्चर नंबर 14। ये स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके लिए 12 बिंदु बनाए हैं। इन 12 बिंदु के माध्यम से आप यूनानी नगर राज्य की विशेषताओं को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यूनानी चिंतन के जो प्रतिनिधि विचारक हैं वो कौन है बेटा, विशेषकर प्लेटो और अरस्तु। मतलब यूनानी चिंतन की जैसे बात आती है तो हमारे सामने प्लेटो और अरस्तु के विचारों की छवि घुमड़ कर आती है, क्योंकि यूनानी चिंतन की प्रतिनिधि विचारक हैं और प्रतिनिधि हैं, तो इस कारण ये जरूरी हो जाता है कि प्लेटो और अरस्तु इन दोनों की राजनीतिक विचार को हम गहराई से समझे। मैंने प्लेटो और अरस्तु के ऊपर कितने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि यूनानी राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो नगर राज्य है, सिटी स्टेट है। बेटा, यूनानी चिंतन के अंतर्गत वास्तव में देखा जाए तो नगर राज्य एक सामाजिक इकाई थी। क्या थी बेटा? एक नगर राज्य एक सामाजिक इकाई थी। नगर राज्य एक सामाजिक संगठन था। नगर राज्य वास्तव में एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन था, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु के समय में राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना जाता था। इसीलिए तो अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी होता है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है। मतलब अरस्तु कह रहे हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक एवं सामाजिक प्राणी होता है। तो इसका मतलब इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि भाई प्लेटो और अरस्तु ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना। तो सबसे पहले आप ये बात नोट करेंगे कि यूनानी राजनीतिक चिंतन में चिंतन का केंद्र बिंदु नगर राज्य था और नगर राज्य एक सामाजिक इकाई थी और राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना जाता था। अरस्तु ने साफ कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, मतलब मनुष्य राज्य और समाज के बिना नहीं रह सकता। अरस्तु ने स्पष्ट अपनी रचना पॉलिटिक्स में लिखा है, क्या लिखा है कि जो मनुष्य ये कहता है
कि मुझे राज्य और समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब वह मनुष्य नहीं है, वह या तो देवता है या पशु है। अरस्तु कह रहे हैं कि देवताओं को और पशुओं को समाज की राज्य की आवश्यकता नहीं होती है, मगर मनुष्य समाज और राज्य के बिना नहीं रह सकता। यस, चलिए अब हम जो ये नगर राज्य है, यूनानी राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु, यूनानी राजनीतिक चिंतन के सामाजिक इकाई या नगर राज्य एक सामाजिक इकाई है, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं हमने आपके लिए भरसक प्रयास किया है। जितनी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको एक बिंदु रूप में लिया है और यहाँ 12 बिंदु बनाए हैं। चलिए बेटा, सबसे पहली जो विशेषता है नगर राज्य की, सिटी स्टेट की। आज के राज्य को क्या कहेंगे आप बेटा? नगर राज्य नहीं, राष्ट्र राज्य। आज के राज्य क्या कहेंगे आप? राष्ट्र राज्य। ठीक है बेटा। और आपसे पूछ रहा जाए कि भाई राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यस बेटा, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक मैकियावेली ने अपने रचना द प्रिंस में स्टेट राज्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। पहली विशेषता है सीमित क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। बेटा, जो ये यूनानी नगर राज्य थे, इन नगर राज्य की पहली विशेषता ये है कि इनका क्षेत्रफल बहुत कम था और जनसंख्या भी बहुत कम थी। मतलब इनका क्षेत्रफल सीमित था और जनसंख्या भी सीमित थी। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि अगर नगर राज्य की बात आती तो 2 नगर राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, एथेंस और स्पार्टा। जब आप प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करेंगे, शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, तो प्लेटो ने जो है एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों का ही समन्वय किया है। तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि भाई 2 नगर राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, एथेंस और स्पार्टा। ठीक है। अब वैसे तो बहुत नगर राज्य थे उस समय, तो जैसे हम देखेंगे एथेंस का उदाहरण लेते हैं। एथेंस एक ऐसा नगर राज्य था जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। मतलब एथेंस की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, और सबसे ज्यादा कितनी? 3 लाख। अब है ना चम्मित बात कि एक नगर राज्य की जनसंख्या केवल 3 लाख। आज तो एक कस्बे की जनसंख्या इतनी मिल जाएगी आपको। तो एथेंस की जनसंख्या उस समय केवल 3 लाख थी और इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मील था। कितना था? 1000 वर्ग मील। इसके बाद में स्पार्टा है। स्पार्टा का जो क्षेत्रफल है 3000 वर्ग मील है। कोरिंथ का 340 वर्ग मील है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्षेत्रफल कितना कम था। सबोस का जो है क्षेत्रफल 180 वर्ग मील है। डेलोस, ये नगर राज्य का नाम है। डेलोस एक ऐसा नगर राज्य था जिसका क्षेत्रफल केवल 2 वर्ग मील था। अब आप देखिएगा। और इसके बाद में एक नगर राज्य रेनिया, इसका जो है क्षेत्रफल 8.5 वर्ग मील था। तो निश्चित रूप में नगर राज्य की पहली विशेषता बनती है कि भाई सीमित जनसंख्या, कम जनसंख्या होती थी और क्षेत्रफल भी कम होता था। आज राष्ट्र राज्यों की बात करते हैं तो राष्ट्र राज्यों की जो जनसंख्या है वो करोड़ों में है, अरबों में है? और क्षेत्रफल की बात की जाती है तो सारे नगर राज्यों को मिला लिया जाए तो भी मैं कहूँगा कि आज के राष्ट्र राज्य में तो एक जिले की जो है क्षेत्रफल इतना हो जाता है। ठीक है। चलिए, दूसरा है बेटा वर्ग विभाजन। बेटा, यूनानी नगर राज्यों की जो दूसरी विशेषता है वो है वर्ग विभाजन। मतलब नगर राज्यों के अंतर्गत वर्ग विभाजन था। कैसे था कि यूनानी नगर राज्य की जनसंख्या 3 वर्गों में बटी हुई थी। बेटा समझे, ये नगर राज्य होगा सिटी स्टेट। यूनानी नगर राज्य की जनसंख्या, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लीजिए, जनसंख्या 3 वर्गों में विभाजित थी। 3 वर्ग कौन से थे बेटा? नंबर 1 नागरिक वर्ग। ये एक ऐसा वर्ग था जो राज्य की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता था, राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता था। जैसे कि अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के अंतर्गत नागरिकता का सिद्धांत दिया है, और नागरिकता का सिद्धांत देते समय इन्होंने नागरिक कौन इसका अर्थ बताया है। तो अरस्तु ने कहा था कि जो राजनीतिक गतिविधियों में प्रशासनिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले वो नागरिक है, बाकी गैर नागरिक है। ठीक है। तो एक तो जो है नागरिक वर्ग हो गया जो कि राजनीतिक गतिविधियों में, प्रशासनिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, उसका वर्ग हो गया नागरिक वर्ग। दूसरा निवासी विदेशी वर्ग। बेटा, ये निवासी विदेशी वर्ग ऐसा है जो कि विदेशी
व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो है वो दूसरे राज्य के अंतर्गत बस जाते हैं और वहाँ की उनको नागरिकता मिल जाती है, लेकिन इनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं। और तीसरा है दास वर्ग, दूसरा हो गया निवासी देश वर्ग, तीसरा है दास वर्ग। बेटा यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत दास वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती थी। ये दास वर्ग ऐसा है जो कि किसी भी रूप में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है। ये केवल जो है नागरिक वर्ग की सेवा करते हैं, जैसा कि अरस्तु ने दास प्रथा का सिद्धांत दिया है और ये कहा है कि कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही बुद्धिमान होते हैं, वो नागरिक होते हैं, स्वामी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि को होते हैं, वो दास बनने योग्य होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नगर राज्य में जनसंख्या 3 वर्गों में विभाजित थी। तीसरी विशेषता नोट करें, राजनीतिक जीवन की इकाई। बेटा यूनानी नगर राज्य की तीसरी विशेषता है राजनीतिक जीवन की इकाई, अर्थात जो ये नगर राज्य हैं ये राजनीतिक जीवन की इकाई। मैंने आपको पहले बता दिया था सामाजिक इकाई है, राजनीतिक इकाई है, क्योंकि उस समय राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं माना जाता था। तो नगर राज्य राजनीतिक जीवन की इकाई है, नगर राज्य सामाजिक जीवन की इकाई है। अब कैसे समझें बेटा, उस समय नागरिक सभा और इक्लीजिया ये संस्थाएं होती थी और इनके अंतर्गत नगर राज्य के सभी सदस्य 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर भाग लेते थे। कितना? 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर भाग लेते थे। इसका मतलब जो नगर राज्य हैं ये एक प्रकार से जो है राजनीतिक जीवन की और सामाजिक जीवन की इकाई है। ठीक है। चौथा है स्वशासित एवं आत्मनिर्भर राज्य। नगर राज्य थे ये स्वशासित थे, अपने आप में आज के राष्ट्र राज्य की तरह संप्रभु थे, इसके साथ में आत्मनिर्भर थे। और आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है कि आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके आधार पर स्वयं एक व्यक्ति या एक नगर राज्य या एक राष्ट्र राज्य अपनी इच्छाएं पूरी करता है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होता है। तो वास्तव में जो ये नगर राज्य हैं, इन नगर राज्यों में आत्मनिर्भरता एक वांछनीय तत्व था। मतलब यहाँ नगर राज्य का ये एक वांछनीय तत्व था। क्या? आत्मनिर्भरता। मतलब सभी नगर राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर थे, किसी भी रूप में किसी भी वस्तु की दूसरे राज्य से उनको आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो आज के दौर में हम देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो देखिएगा नगर राज्य आत्मनिर्भर थे और आज हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता वो गुण है, कौन सा गुण है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करते हैं, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है। पांचवा है धार्मिक राज्य। बेटा यूनान के जो नगर राज्य हैं वास्तव में वो धर्म के महत्व को तो स्वीकार करते हैं। अब धार्मिक राज्य का मतलब ये नहीं कि धर्म राज्य थे, नहीं, ये धर्म के महत्व को स्वीकार करते हैं पर धर्म राज्य नहीं थे। मतलब जो नगर राज्य थे ये धर्म के महत्व को तो मानते थे, लेकिन आज के राज्य की तरह धार्मिक राज्य नहीं थे और राज्य तथा धर्म के मध्य भेद नहीं माना जाता था। मतलब नगर राज्यों के अंतर्गत, यूनान के नगर राज्यों में राज्य और धर्म के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भेद नहीं माना जाता था। ये 5 विशेषताएं। छठी विशेषता है बेटा विशेषीकरण का अभाव। बेटा यूनानी नगर राज्यों की जो छठी विशेषता है वो है विशेषीकरण का अभाव। अर्थात यूनानी नगर राज्य के अंतर्गत जो जनसाधारण होते थे उनमें कार्यों का कोई बंटवारा नहीं होता था। एक व्यक्ति एक ही समय पर युद्ध से संबंधित कार्य भी करता था, युद्ध भी लड़ता था और वही व्यक्ति न्यायाधीश का कार्य भी करता था। मतलब कार्यों का कोई बंटवारा नहीं किया गया था। 7वां है राज्य व्यक्ति का विरुद्ध रूप। अब यहाँ मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न, राज्य व्यक्ति का विरुद्ध रूप किसने कही ये बात? बताओ बेटा। प्लेटो ने। किसने कही ये बात? प्लेटो ने। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है, नोट करेंगे। राज्य परिवार का विरुद्ध रूप ये किसने कहा है बेटा? अरस्तु ने। तो चाहे तो हम यहाँ पर एक विशेषता और बना सकते हैं, राज्य व्यक्ति का विरुद्ध रूप और राज्य परिवार का विरुद्ध रूप। प्लेटो ने कहा कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, अरस्तु ने कहा राज्य परिवार का विराट रूप है। प्लेटो ने राज्य व्यक्ति का विरुद्ध रूप क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए हैं। विवेक, मैंने संकेत समझे, विवेक,
साहस बाजू की तरफ संकेत है, विवेक साहस तृष्णा उधर पेट की तरफ संकेत है, विवेक साहस और तृष्णा। मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए प्लेटो ने। अब इन 3 तत्वों से ही समाज में 3 वर्ग बनते हैं। विवेक से दार्शनिक शासक, मतलब समाज में जितने भी बुद्धिमान लोग होते हैं उनसे दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है। समाज में जितने भी साहसी लोग होते हैं उनसे सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। और समाज में जितने भी तृष्णा क्षुधा से संबंधित लोग होते हैं उनसे उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। तो मानवीय आत्मा के 3 तत्वों से ही 3 वर्ग बने ना, और इन 3 वर्गों से राज्य का निर्माण होता है। ये प्लेटो ने कहा, इसलिए प्लेटो ने कहा एक राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। और अरस्तु ने क्या कहा, राज्य परिवार का विराट रूप है। क्यों कहा, क्योंकि अरस्तु ने कहा कि पति पत्नी और संतान के संयोग से परिवार बनता है, अनेकों परिवारों से ग्राम बनता है, और अनेकों ग्राम मतलब गांव, अनेकों ग्रामों से क्या बनता है बेटा, नगर राज्य बनता है। इसलिए अरस्तु ने कहा परिवार, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य। ये यूनानी नगर राज्य की विशेषता है। 8वां अब इसके अंतर्गत समझाने के लिए 7वीं विशेषता में इतना है कि मैं इसको अगर पूरा एक्सप्लेन करूं तो बेटा 2 घंटे भी कम रह जाएंगे। मैंने केवल संकेत दे दिया है। राज्य के विविध कार्य बेटा, यूनानी नगर राज्यों के अनेकों कार्य थे, और जिसके अंतर्गत मुख्यतः नगर राज्यों के द्वारा 3 कार्य किए जाते थे, राजनीतिक कार्य, नैतिक कार्य और शैक्षणिक कार्य। मतलब नगर राज्यों के द्वारा राजनीतिक, नैतिक और शैक्षणिक के 3 प्रकार के कार्य किए जाते थे। 9वां है कानून और स्वतंत्रता का सम्मान। यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो स्वतंत्रता का भी सम्मान था। लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त थी, भाषण देने की आज़ादी थी, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। इसी के साथ में यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत सभी लोगों इस बात को करते हुए समझते थे कि हम सभी ईमानदारी से अपने कानूनों का पालन करें। मतलब कानूनों का पालन करना ये अपना कर्तव्य समझते थे। एक उदाहरण दूंगा यहाँ, जैसे कि सुकरात हैं, प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात। बेटा एक बार क्या घटना घटती है, मैं इसको कानून का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कानून का कितना सम्मान किया जाता था नगर राज्य में। एक बार घटना घटती है कि सुकरात, एक आदत थी उनकी कि भाई वो राह चलते चलते, रास्ते पर चलते चलते किसी चौराहे पर खड़े हो जाते थे। चौराहे मतलब जहाँ 4 रास्ते पड़ते हैं, और आने जाने लोगों से प्रश्न किया करते थे। जैसे मान लीजिएगा मैं ही रास्ते से जा रहा हूँ और सुकरात मुझे मिल गया, तो मुझसे पूछेगा कहाँ जा रहे हैं आप, और हम जैसे कहें कि मंदिर जा रहा हूँ, फिर पूछेंगे क्यों जा रहे हो मंदिर, मैं कहूँगा कि प्रार्थना करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। फिर सुकरात कहेगा कि इससे क्या मिलेगा, मैं कहूँगा आत्मा को शांति मिलेगी। अब सुकरात प्रश्न पे प्रश्न बना देता है कि आत्मा क्या है, शांति क्या है, ऐसे प्रश्न पूछता था। अब हुआ क्या कि सुकरात के समय में जो वहाँ की शासन प्रणाली थी वो लोकतांत्रिक थी, मूर्ख लोगों का शासन था। तो शासक वर्ग रुष्ट हो जाता है सुकरात से, और सुकरात पर आरोप लगा दिया कि सुकरात युवाओं को भड़का रहा है और यहाँ के धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, जबकि सुकरात ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। सुकरात की तो एक आदत थी कि सत्य का पता लगाने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करता था वो, तो कि सब लोगों से प्रश्न पूछता था, उसी से उत्तर देता था, सत्यवाद का पता लग जाता था। अब शासक और रुष्ट हो जाता है और सुकरात को जो है मृत्यु दंड दिया जाता है, विषपान कराया जाता है। अब जब सुकरात को विषपान कराया गया, अब जरा ध्यान देंगे, सुकरात को जब विषपान कराया गया, जरा ध्यान देंगे, विषपान कराया गया, उससे पहले उसको कारागार में डाला गया। कारागार में जब डाल दिया गया तो वहां का जेलर सुकरात का प्रशंसक था। तो जेलर ने कहा कि सुकरात आप निर्दोषी हैं और आप जो है जेल से बाहर जाइएगा, मैं आपको यहाँ से निकाल देता हूँ। लेकिन सुकरात क्या कहते हैं, नहीं, मैं जेल से नहीं भागूंगा, क्योंकि यदि मैं जेल से भागूंगा तो मैं एथेंस का सबसे बड़ा अपराधी कहलाऊंगा और मैं कानून का उल्लंघन करने वालों में सबसे प्रथम उल्लंघनकर्ता कहलाऊंगा, इसलिए मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। मुझे मालूम है, सुकरात कह रहे मुझे मालूम है कि कानून गलत है, लेकिन मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। अब मुझे बताइएगा, सुकरात जैसे महान मनीषी ने कानून की पालना के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया था। तो आज के राजनेताओं से इसे सीखना है कि सत्ता और मृत्यु एक ही होती है। सुकरात के विचार पढ़ने योग्य हैं बेटा। आप देखिएगा, कानून की पालना के लिए उन्होंने, मतलब जेलर कह रहा है कि जेल से भाग जाओ। आज के अपराधी तो जेलरों को घूस दे करके या जेल में से सुरंग बना के निकल जाएंगे, क्या कानून की पालना करेंगे। इन्हों को मालूम था कि कानून गलत है, सुकरात को उसके बावजूद भी इन्होंने कानून की पालना की और मृत्यु को सैर गले लगा लिया।
इसका मतलब यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत कानूनों का सम्मान होता था। ठीक है बेटा, बस इतना पर्याप्त है। 10 न्यायिक धारणा। बेटा यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत हम देखते हैं तो इसकी विशेषता है न्यायिक धारणा। मतलब यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बल दिया जाता था वो जस्टिस, न्याय के ऊपर दिया जाता था। हालांकि उस समय का जो न्याय था वो नैतिक न्याय था। प्लेटो ने अपने न्याय का सिद्धांत ही दिया है। तो प्लेटो ने तो साफ कह दिया था कि भाई नेक चरित्र को व्यवहार में प्रकट करना ही न्याय है। मतलब जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है, उसकी जो योग्यता है, उसके अनुसार एक व्यक्ति कार्य करता है तो वह व्यक्ति न्यायी है। अब निश्चित रूप में देखा जाए तो यहाँ पर जो न्याय है वो नैतिक न्याय की बात की जा रही है, जबकि आज कानूनी न्याय की बात की जाती है। तो ये इसकी 10वीं विशेषता है। 11वीं विशेषता है अंतर्राज्यीय संघर्ष। बेटा अंतर्राज्यीय संघर्ष का मतलब है कि यूनानी नगर राज्यों में आपस में ही संघर्ष होते रहते थे। किस बात को लेकर के होते रहते थे? वास्तव में नगर राज्यों के अंतर्गत आपस में जो संघर्ष होते थे वो अपने अपने हितों को लेकर के होते थे। आज भी तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो राष्ट्र राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, विवाद का मुख्य कारण क्या होता है? राष्ट्रीय हित ही तो होता है। राष्ट्रीय हित ही तो होता है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर सारे लेक्चर अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मैंने लगभग 90 लेक्चर अपलोड कर दिए। तो निश्चित रूप में नगर राज्यों के अंतर्गत भी जो है आपस में संघर्ष अपने हितों को लेकर के होता रहता था। और इसी के साथ में वो जो है वैषम्य, मतलब एक प्रकार से असमानता की भावना मौजूद थी। कहीं पर जो है वर्ग तंत्र था, कहीं पर जो है लोकतंत्र था। तो इस कारण से जो है नगर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता बनी रहती थी। क्या? नगर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता बनी रहती थी। एक नगर राज्य के अंतर्गत शासन प्रणाली की बात आती है तो सुबह लोकतंत्र होता है, दोपहर जो है वर्ग तंत्र आ जाता है, साय तक राजतंत्र आ जाता है। तो ये क्रम चलता रहता था। मतलब आए दिन नगर राज्य में शासन प्रणालियां बदलती रहती थी। किस कारण? आंतरिक संघर्ष और वैषम्य के कारण, भेदभाव के, असमानता के कारण। अभी 12 के बारे जो लक्षण है, विशेषताएं, इनको आप एक डायग्राम का रूप दे सकते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बिंदु हो गए। 12 बिंदु किस तरीके से आप जो है चित्र का रूप दे करके और आप इनको नोट कर सकते हैं। इन सबको नोट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और अगर आप नगर राज्य की विशेषताओं को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप यूनानी राजनीतिक चिंतन को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मुझे विश्वास है आप यूनानी नगर राज्यों की ये जो 12 विशेषताएं हैं, 12 के 12 विशेषताओं को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।